हाय। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है प्रिज्म एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो प्रिज्म के बारे में आपने क्लास 10 में पढ़ा ही होगा और डिस्पर्शन के बारे में भी पढ़ा होगा। प्रिज्म क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसका जनरली जो शेप होता है वो कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। एक्चुअली प्रिज्म इस तरह का होता है और इससे क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से गुजरती है तो यह अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो ये भी पता है कि जो श्वेत प्रकाश होते हैं उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है और इससे गुजरने के बाद वो सभी क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रिज्म इस तरह का होता है। इसका ये फेस उधर है और ये जो ए बी सी जो नाम दिए हैं वो इसको इस तरह से दिखाए हम। ठीक है, ये पोर्शन सिर्फ दिख रहा है, पीछे वाला भाग अंदर की ओर है। तो जब इससे कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो यहाँ पे क्या होता है? इस पोर्शन पे विक्षेपण होता है, इस सरफेस पर। तो हम जानते हैं इधर हवा है, इधर शीशा है, इधर हवा है, इधर शीशा है। तो ये पता है प्रकाश के अपवर्तन से आप जानते होंगे कि जब कोई प्रकाश किरण माध्यम बदलता है तो वहां पे प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे जब आता है इस सरफेस पर, इस सरफेस पे आता है तो क्या होता है? प्रकाश किरण यहाँ पे मुड़ जाती है और फिर यहाँ पे जब आती है प्रकाश किरण तो यहाँ पे फिर माध्यम बदल रहा है। इधर शीशा है और इधर फिर क्या है? यहाँ पे शीशा है, यहाँ पे हवा है, फिर माध्यम बदल रहा है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये भी पता होगा कि जब, अब मान लीजिए इस पे हम एक नॉर्मल खींच दिया, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस सरफेस पे एक नॉर्मल खींचे तो ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब कोई प्रकाश किरण जब आ रही है तो क्या होता है? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंटर करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने प्रिज्म बनाया है ए बी सी, ठीक है। और ये जो येलो लाइन से दिखाया है ये एक्चुअल पाथ है लाइट का। ये जो येलो लाइन से दिखाया है PQRS, ये क्या है? एक्चुअल पाथ है लाइट का। तो यहाँ पे ये AB जो सरफेस है इसके इधर हवा है, इसके इधर शीशा है। तो जब कोई प्रकाश किरण यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ये अपने, इसको जाना चाहिए था इधर, ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया है मैंने येलो कलर से, इसको जाना चाहिए था इधर। एक्चुअली इसका रास्ता ये था लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये इधर मुड़ गया। और ये क्या डाला है? जो पिंक कलर से मैंने दिखाया है ये अभिलंब डाला है। इस सरफेस पर अभिलंब यानी 90 डिग्री का एंगल ये कल्पना किए हैं। तो हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, अब आपतन कोण कहलाता है। तो ये हो गया आई, आपतन कोण, इन दोनों के बीच का कोण। और यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये अभिलंब है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी इधर। और फिर यहाँ पर जब आता है प्रकाश किरण तो क्या होता है? यहाँ पे फिर माध्यम बदल रहा है तो यहाँ पे फिर क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन फिर से होता है और यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो यहाँ पे फिर प्रकाश किरण मुड़ जाती है और अभिलंब से अब दूर हट जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये इसको जाना चाहिए था इधर, सीधा पार करना चाहिए था, लेकिन मुड़ करके अभिलंब की ओर आ गई। ये अभिलंब है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे जब प्रकाश किरण पहुंचती है तो यहाँ फिर माध्यम बदल रहा है और यहाँ पे आने के बाद में अब क्या होगा? यहाँ सघन माध्यम है और इधर विरल माध्यम है। तो इस सरफेस को जैसे ये क्रॉस करेगी प्रकाश किरण, क्या होगा? यहाँ पे फिर से अपवर्तन होगा और इस बार वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये अभिलंब है, ये जो पिंक कलर से मैंने दिखाया है ये लाइन, ये अभिलंब है और यहाँ से क्या होगा? इस बार दूर हट जाएगी। जब यहाँ पे आया था तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है और यहाँ पे दूर हट गए। अब यहाँ पे ये आई तो समझ लिया, ये ई क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस यानी कि निर्गत कोण। हिंदी में क्या कहते हैं? निर्गत कोण। यानी निर्गत कोण यानी निर्गत किरण
अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो क्या कहलाता है? निर्गत कोण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो अभिलंब है, ये दोनों अभिलंब पॉइंट N पर मीट कर रहा है, और यह इस जो QR लाइन है, जो QR पाथ ऑफ रे है, वो उससे R1 और R2 एंगल बना रहा है, और जो एक्चुअल पाथ था उसका पहले मूल पाथ, उससे कितना डेविएट हुआ? ये Δ1 और ये Δ2, और ये क्या है? डेल्टा। इसको हम दिखाए हैं, क्या है ये डेल्टा? यही विचलन कोण है। तो इस टॉपिक के अंदर हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म के बारे में चर्चा करेंगे, और हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो सबसे यहाँ पे एंगल ए जो है वह प्रिज्म कोण कहलाता है। ये एंगल, ये कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। और ये डेल्टा क्या है? विचलन कोण है। तो इसके लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है। ये क्या होता है? इसका डिफिनेशन जैसा कि मैंने लिख दिया है, ये आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच का जो कोण होता है वो विचलन कोण कहलाता है। तो इसके लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज AQNR में बात करेंगे। चतुर्भुज AQNR से फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल AQNR में हम क्या जानते हैं? इस तरह से यहाँ अलग से मैं बनाकर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से है ये AQNR। तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो A + N 180 डिग्री का होगा और Q + R 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल A + N = 180 डिग्री, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे। और हम क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल QNR से, फ्रॉम ट्राइंगल QNR हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो R1 + R2 + N = 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं? ये इसके बराबर है, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? R1 + R2 = A, इक्वेशन 3। यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर है ये दोनों, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो इसको बराबर करेंगे इसके, तो n और n कैंसिल हो जाएगा, तो R1 + R2 = A हो गया। अब हम लोग बात करेंगे MQR, ट्राइंगल MQR से, फ्रॉम ट्राइंगल MQR हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देख सकते हैं ये Δ1 है, ये Δ2 है और ये डेल्टा है। तो ये जो डेल्टा है ये बाहरी कोण है, एक्सटर्नल एंगल, और ये Δ1 और Δ2 अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। आप पढ़े होंगे एक प्रमेय क्लास 9 में, इस तरह से जब किसी ट्राइंगल का एक साइड को एक्सटेंड कर दिया जाता है तो जो एक्सटर्नल एंगल बनता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं डेल्टा = Δ1 + Δ2। अब Δ1 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे समझेंगे। ये देखिए, ये जो सीधी रेखा है, ये जो येलो से दिखा रहा है, यहाँ पे डॉट से दिखा रहा है इस तरह से, और ये डॉटेड लाइन जो दिखा रहा है, जो अभिलंब डाले हैं हम, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, दोनों एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस कर रहा है। तो हम जानते हैं अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम I = Δ1 + R1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से Δ1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? I - R1। तो इसी तरह से यहाँ हम वैल्यू बैठा देंगे Δ1 का I - R1 प्लस Δ2 का क्या हो जाएगा? E। यहाँ पे I था, यहाँ पे E है, तो E - R2 हो जाएगा। तो E - R2, तो अब इसको कितना लिख सकते हैं? R1 I, सॉरी यहाँ पे E होगा, तो I + E
हमारा आ गया, यहाँ फ्रेश में लिख देते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 का वैल्यू हम लोग फाइंड करके रखे हैं कहाँ पे, ये कितना है A, तो डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि डेल्टा जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, आई पर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग न्यूनतम विचलन कोण के लिए कंडीशन की बात करेंगे, कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यानी न्यूनतम विचलन कोण के लिए आवश्यक शर्त क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जब यहाँ से आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, ये अभिलंब है, ठीक है, और ये आपतित किरण है, तो यहाँ से अगर इस तरह से इसका एंगल बढ़ाते जाते हैं तो ये जो निर्गत किरण है वो भी क्या होता है, इस तरह से डेविएट होता है, और न्यूनतम ये जो विचलन कोण है डेल्टा, ये जो डेल्टा है इसका वैल्यू क्या होता है, ये तो बढ़ ही रहा है, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, लेकिन विचलन कोण क्या होता है, वो एक बार घटता है और फिर उसके बाद में बढ़ने लगता है। यानी कि लैम्डा जो का वैल्यू है वो क्या होता है, जब आई का वैल्यू हम सिर्फ बढ़ाते जा रहे हैं तो लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, पहले घटता है और अपने मिनिमम पोजीशन तक पहुंच जाता है, मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है, और उसके बाद फिर वो क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वह मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, वह मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या कहलाता है, वह न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो जब ग्राफ खींचा जाता है आई और लैम्डा के बीच में, इधर हम आई दिखा रहे हैं यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इधर लैम्डा दिखा रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, और यह जो एक मिनिमम वैल्यू आया, यहाँ पे देखा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस का, ठीक है, यानी कि आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर हो जाते हैं इस पोजीशन में, कब, जब लैम्डा मिनिमम होता है, यानी लैम्डा क्या हो जाएगा इस समय, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा एम कहलाएगा, वो एक स्पेशल नोटेशन दे दिए लैम्डा एम फॉर मिनिमम वैल्यू। तो उस समय क्या होता है, आई जो होता है वो प्रैक्टिकली ई के बराबर होता है। तो यहाँ से हमको कंडीशन क्या मिला, आई जो होता है वो ई के बराबर होता है और R1 जो होता है वो R2 के बराबर होता है। तो इस तरह से ये हमको शर्त मिला, ये जो R1 है वो R2 के बराबर होता है, और ये जो रेखा है वो बिल्कुल इस लाइन के, इस बेस के पैरेलल हो जाता है। यह जो किरण जो अपवर्तित होने के बाद में यहाँ से गुजर रही है वो इस बेस लाइन के एकदम पैरेलल होता है इस कंडीशन में। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या, इस फिगर को बना लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, और यहाँ से हमारा कंडीशन क्या आया, I इक्वल्स टू ई एंड R1 इक्वल्स टू R2। अब इसका हम उपयोग करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म फाइंड करने के लिए, तो इतना पहले नोट कर लेंगे। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के बारे में बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो हम क्या, अभी जो हम लोगों ने देखा था R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए था इससे पहले वाले टॉपिक में, और क्या था I प्लस ए इक्वल्स टू सम ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड सम ऑफ लैम्डा प्लस ए इक्वल्स टू
आई प्लस ई, ये दो इक्वेशन हम लोगों ने देखा। तो इन दोनों को अगर यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जा रहा है, इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो फॉर मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन के लिए लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा एम कहलाने लगेगा। और इस समय आई बराबर क्या हो जाएगा, ई, एंड R1 इक्वल्स टू R2। अब इसको जब यहाँ हम पुट करते हैं तो हमारा क्या आता है, एक्चुअली हमारा एम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम स्नेल्स लॉ से लगाएंगे, निकालेंगे। और स्नेल्स लॉ के लिए हमें क्या चाहिए, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें आई का वैल्यू फाइंड करना है और आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो आई का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ आई और ई बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ आई और ई जब बराबर हो जाएगा तो लैम्डा एम प्लस ए इक्वल्स टू 2i, ई को रिप्लेस करके हमने आई लिख दिया तो 2i लिख सकते हैं। अब यहाँ से आई का वैल्यू फाइंड करना है, तो आई इक्वल्स टू लैम्डा एम प्लस ए बाई 2, ये हो गया हमारा आई का वैल्यू, ये हो गया हमारा आई का वैल्यू। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं या इक्वेशन ए मान लेते हैं, क्योंकि पहले हम लोग मान चुके हैं कुछ, इक्वेशन ए। अब क्या करेंगे, हमको इसमें रखना है इसका वैल्यू, तो R1 बराबर R2 रखेंगे तो 2R इक्वल्स टू R मान लिया, देन 2R इक्वल्स टू ए, देन A इक्वल्स टू R इक्वल्स टू A बाई 2। R का वैल्यू कितना है हमारा, A बाई 2, ये इक्वेशन 2 हो गया, इतना लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या लिख सकते हैं, साइन आई बाय साइन आर, वो किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन के बराबर होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, साइन आई, तो साइन आई का वैल्यू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन आर, तो साइन ऑफ आर साइन ए बाई 2, ये हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक्सप्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये, इसको नोट कर लेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप एग्जाम में इजीली कर पाएंगे।